नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टोरी विथ अतुल में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया उपन्यास वर्दी का नशा। गार्डे ने देखा एक आदमी मार्कर पेन से पेटियों पर कुछ लिख रहा है। तभी गार्डे का फोन बजने लगा। हेलो, गार्डे ने बात की। मेरे रोमियो आज। तभी पार्वती की आवाज़ कानों में पड़ी। रोमियो नहीं, देवदास, गार्डे कह गया। फिर शक पकाकर चेतन नाड़ा के चेहरे पर निगाह मारी। नाड़ा माथे पर बल डाले उसे देखने लगा था। मेरी पत्नी है सर, गार्डे ने दांत फाड़े। चेतन नाड़ा उसे उसी प्रकार देखता रहा। उधर से पार्वती कह रही थी, रोमियो हो या देवदास, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो तो तुम ही। आज मैंने दूसरे बैंक में लॉकर ले लिया है और घर में पड़े 7 लाख उसमें रख दिए हैं। छोटा लॉकर ही मिला, मुझे लगता है वो जल्दी ही भर। फिर बात करेंगे। मैं बोर हो रही हूँ, अभी बात करो ना। मैं ड्यूटी पर हूँ और इंस्पेक्टर साहब के सामने खड़ा हूँ। नाड़ा पर निगाह मारकर गार्डे ने कहा, जो खबर मुझे दे रही हो उसे बताने में ऐसी भी क्या जल्दी है। मैं घर आता तो मैं बोर हो रही तो अपनी बहन से बात कर लो, वो नैनीताल गई है। उधर से पार्वती की आवाज़ आई, सुनो हम भी नैनीताल चले। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पुलिस वाला नैनीताल जाकर क्या करेगा। रोशन गार्डे अपनी पीली पल्सर के पास जा पहुंचा। उसके चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। कुछ मिनट वो अपनी पल्सर के पास खड़ा इधर उधर देखता रहा। फिर मोबाइल निकालकर नंबर मिलाने लगा। नंबर लगा तो उधर से फौरन शिवलाल तोड़े की आवाज़ आई, हेलो तोड़े। रोशन गार्डे शांत और धीमे स्वर में बोला, कैसा है तू। ओहो छोटे इंस्पेक्टर साहब, सलाम साहब। सब ठीक चल रहा है, मेहरबानी है आपकी। आज तेरी इंस्पेक्टर से क्या बात हुई। वो यूं ही साहब जी, बात तो कुछ भी नहीं थी। विनय बरूटा नाम का आदमी मेरे पास आया। उसे पता था कि मैं पुलिस के लिए मुखबिरी करता हूँ और इंस्पेक्टर साहब को अच्छी तरह जानता हूँ। वो कहने लगा, खंडहरों में जो खजाना मिला है उसे लूटेगा वो। खुद को डकैती मास्टर बता रहा था। उसने कहा कि मैं इंस्पेक्टर साहब को सहयोग देने के लिए राजी कर लूँ तो वो मुझे भी 100 करोड़ देगा। मैंने बहुत कहा कि इंस्पेक्टर साहब ऐसी गलत बातें नहीं मानेंगे, पर वो अपनी बात पर अड़ा रहा कि मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करूं। अब क्या करता साहब जी। मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात कर ली। मैं तो पहले ही जानता था कि इतनी बड़ी बेईमानी इंस्पेक्टर साहब वर्दी के साथ कर ही नहीं सकते। उसके बाद क्या हुआ। कुछ भी नहीं। विनय बरूटा तेरे पास पूछने नहीं आया। कल शाम को फ़ोन आया था जब मैं दुकान बंद कर रहा था। मैंने उसे बता दिया कि इंस्पेक्टर साहब बहुत नाराज़ हुए ये बात सुनकर, तो उसने मेरे से इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन नंबर ले लिया। फिर उसके बाद तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मेरे से किसी ने बात नहीं की। तू क्या चाहता है, गार्डे ने गंभीर स्वर में पूछा। मैं क्या चाहूँगा साहब, मुझे इन बातों से क्या लेना देना। उधर से शिवलाल तोड़े ने कहा, तू 100 करोड़ नहीं कमाना चाहता। शिवलाल तोड़े की फौरन कोई आवाज़ नहीं आई। तोड़े साहब जी, मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। 100 करोड़ कमाना चाहता है या नहीं।
अब क्या जवाब दूँ आपको। वैसे पैसा आता किसे बुरा लगता है, वो भी 100 करोड़ जैसा पैसा। समझदारी की बात की तूने, पर मैं आपकी बात नहीं समझ रहा हूँ। अपनी ड्यूटी भी उधर ही लग गई है, खंडहरों पर, दौलत पर। ओहो, मैं विनय बरूटा से बात करके देखता हूँ। तेरे पास उसका फ़ोन नंबर तो होगा? नहीं साहब जी, फ़ोन नंबर नहीं। कल तेरे को उसका फ़ोन आया था जब तू दुकान बंद कर रहा था। ओहो, तोड़े की संभली आवाज़ आई। उसका फ़ोन नंबर मेरे मोबाइल में आ गया होगा। निकाल वो नंबर, मैं तेरे को 5 मिनट में फ़ोन करता हूँ। और सुन। जी साहब जी। ये बात तेरे मेरे बीच में है। इंस्पेक्टर साहब का इन बातों में कोई वास्ता नहीं। कहने की क्या ज़रूरत है साहब जी, मैं सब समझता हूँ। अभी वो नंबर नोट करके आपको बताता हूँ। रोशन गाड़े ने फ़ोन बंद किया और बड़बड़ा उठा। देवराज चौहान नहीं तो विनय बरूटा ही सही। देवराज चौहान की तलाश में समय क्यों बर्बाद करूं। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और गीले बालों में हाथ फेरा। अभी अभी वो नहाकर बाहर निकला था और कपड़े पहन के ड्राइंग रूम में पहुंचा तो आंखें बंद किए बैठे जगमोहन को देखा। शाम के 8:30 बज रहे थे। क्या सोच रहे हो? सोफे पर बैठता देवराज चौहान बोला। खंडहरों में मिला खजाना। जगमोहन ने आंखें खोलकर देवराज चौहान को देखा। मुझे तो कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं हिम्मत हारने वाला नहीं, जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान कस लेकर बोला। जंगल में मौजूद खंडहरों में पुलिस का तगड़ा पहरा है। वो किसी को भी वहां तक नहीं जाने दे रहे, पहले ही रोक लेते हैं। पुलिस हरदम वहाँ चौकस रहती है। इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा ने तगड़ा बंदोबस्त कर रखा है। मैंने कई बार खंडहरों तक जाने की चेष्टा की, परंतु मुझे हर बार रोककर पीछे कर दिया गया। मेरा ख्याल है कि वहाँ पर काफ़ी तगड़ा खजाना मिला है। 2000 करोड़। 2000 करोड़ तो कहा जा रहा है, परंतु दौलत ज़्यादा की भी हो सकती है। कैसे कह सकते हो? ऐसे खजाने की आनन फानन कीमत नहीं आंकी जा सकती। बहुत वक्त लगता है पुरानी चीज़ों की कीमत को समझने में। हीरे पन्ने जवेरात, बेशकीमती मुकुट, सोने की जंजीरें, ऐसा बहुत कुछ है जो बेशकीमती होगा और बीतते वक्त ने उन्हें और भी कीमती बना दिया होगा। वहाँ 9 कमरे भरे मिले हैं और कमरे भी सामान्य से बड़े हैं। ऐसे में उस दौलत की कीमत 2000 करोड़ लगाना बेवकूफ़ी होगी। वो कहीं ज़्यादा कीमत की दौलत है। 4000 करोड़, 4, 5, 6000 करोड़, कुछ भी लगा लो, परंतु मेरी निगाह में उसकी कीमत ज़्यादा ही रहेगी। जगमोहन सोच भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगा। अगले 10-12 दिन में वो दौलत सरकारी खजाने में पहुंच जाएगी। टीवी की खबरों के मुताबिक उस दौलत को लकड़ी की मजबूत पेटियों में पैक किया जा रहा है, ताकि ले जाते समय रखने उठाते समय दौलत को कोई नुकसान ना पहुंचे। वो हमारे लिए दौलत को लकड़ी की पेटियों में पैक कर रहे हैं, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। हम उस दौलत तक नहीं पहुंच सकते। मेरे ख्याल में तो उसे देख भी नहीं सकते। सुरक्षा के वहाँ तगड़ा इंतजाम है। मैं 4-5 दिन वहाँ जाता रहा हूँ। आज भी सारा दिन वही था।
परंतु मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखा कि जिस पर चलकर दौलत तक पहुंचा जा सके। इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा मान जाता तो हमारी सारी समस्या हल हो जाती। वहाँ की सुरक्षा वही देख रहा है, जगमोहन बोला। तुम्हें उस पर फिर कोशिश करनी चाहिए, देवराज चौहान ने कस लिया। करूँगा, मैं आसानी से हिम्मत हारने वाला नहीं। मान लो अगर इंस्पेक्टर नाड़ा हमारा साथ देने को तैयार भी हो जाता है तो हमारी सहायता ज़्यादा नहीं कर सकेगा। वहाँ फैले पुलिस वालों को हटने का आदेश नहीं दे सकता। उसके ऑफिसर उस पर निगाह रखे होंगे। नाड़ा अपनी मनमानी नहीं कर सकता। हम ये सोचकर चले कि वो आधे पुलिस वालों को ड्यूटी से हटा भी देता है तो भी 100 या 75 के आसपास पुलिस वाले वहाँ रहेंगे ही। नहीं, मुझे यह काम आसान नहीं लगता। नाड़ा हमारा साथ दे तो काम आसान है, जगमोहन ने कहा। वो कैसे? वो इस स्थिति में हमें अंदर बाहर के हालात बताएगा और हम हिसाब से अपने काम करने की योजना बनाएंगे। जरूरी तो नहीं कि हमने दौलत पर तब हाथ डालना है जब वो खंडहरों के भीतर हो। हम तब भी दौलत पर हाथ डाल सकते हैं जब वो किसी वाहन पर सरकारी खजाने की तरफ ले जा रही हो। तब तो हमें जरा भी मौका नहीं मिलेगा। देवराज चौहान ने इनकार में सर हिलाया। दौलत को जब यहाँ से ले जाया जाएगा तब सुरक्षा के और भी सख्त इंतजाम होंगे। सरकार या पुलिस वाले पागल नहीं है। उन्हें पता है कि कभी भी कोई उस खजाने को पाने की चेष्टा कर सकता है। जगमोहन ने होठ भींच लिए। ये आसान काम नहीं है। असंभव की लकीर तक यह कठिन काम है। मैं तो अंत तक कोशिश करूंगा कि हम कुछ कर जाए इस मामले में। देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा से मिलकर बात करूंगा कि। तभी जगमोहन का मोबाइल बज उठा। उसने जेब से फ़ोन निकालकर बात की। हेलो, विनय बरूटा साहब बोल रही है। उधर से रोशन गाड़े का शांत स्वर कानों में पड़ा। जगमोहन फौरन सतर्क हो गया। विनय बरूटा का नाम तो उसने सिर्फ शिवलाल तोड़े और इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा को बताया था, परंतु इस वक्त उसने जो आवाज़ सुनी थी वो उन दोनों में से किसी की नहीं थी। विनय बरूटा साहब भी ही है ना लाइन पे? गाड़े की आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। तुम कौन हो? मैं सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े, इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा का असिस्टेंट। तुम विनय बरूटा ही हो? जगमोहन ने एक निगाह देवराज चौहान पर मारी। देवराज चौहान नहीं जानता था कि जगमोहन ने शिवलाल तोड़े या इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा के सामने विनय बरूटा कहकर खुद का परिचय दिया था। हाँ, जगमोहन बोला। मेरा फ़ोन नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? शिवलाल तोड़े के फ़ोन से मिला। कल तुमने उसे 5-6 के बीच फ़ोन किया था। मुझसे तुम्हें क्या काम? जो मतलब तुम इंस्पेक्टर से निकालना चाहते थे उसी तरह मैं भी काम आ सकता हूँ। जगमोहन के होठ सिकुड़ गए। शिवलाल तोड़े से मेरी बात करा, जगमोहन बोला। वो तो मेरे पास नहीं है। तो ये इंस्पेक्टर नाड़ा की चाल है मुझे गिरफ्तार करने के लिए। पागलों वाली बात मत करो, उधर से गाड़े ने गंभीर स्वर में कहा। यह किसी की चाल नहीं है। मुझे पता चला कि मामला क्या है तो मैंने तुम्हें फ़ोन कर दिया। तुमने शिवलाल तोड़े को 100 करोड़ देने की भी बात कही है। तोड़े ने मुझे सब कुछ बताया।
मैं तैयार हूँ, तुम जो चाहते हो उस पर बात चला लो। मुझे कैसे पता चले कि यह पुलिस की कोई चाल नहीं है? मैं तुमसे डील करने की कोशिश में हूँ। तुम भी उस खजाने को चाहते हो और मैं भी। मैं अभी अभी उस खजाने को देखकर आ रहा हूँ। क्या बढ़िया हीरे पन्ने हैं, क्या जबरदस्त चमक मार रहे हैं। मेरी तो बार बार आंखें चुंधिया रही थी। कल सुबह 6 बजे से ही मेरी वहीं पर ड्यूटी लग रही है। बोलो क्या इरादा है? जगमोहन चुप रहा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ये बात तुम पर भी लागू होती है और मुझ पर भी। हमें मिलकर ये काम करना चाहिए। मैं भीतर से काम करूँगा, तुम बाहर रहकर काम करना। योजना मैं नहीं बना सकता कि काम कैसे करना है। मैंने ऐसा काम पहले नहीं किया। तुम तो योजना बना ही लोगे। मैं तुम्हारा हर संभव सहायता करूँगा। आखिर हमने हर हाल में सफल होना है। जानते हो उस खजाने का मूल्य कितना आंका गया है? कितना? बरबसी जगमोहन के होठों से निकला। 25,000 करोड़ से ज्यादा। नहीं, जगमोहन हिलकर रह गया। यह तो अनुमानित मूल्य है खजाने का। रकम और भी बढ़ सकती है। ये भीतर की खबर है जो मैंने तुम्हें दी, विनय बरूटा। खजाना पेटियों में बंद किया जा रहा है। उन हीरे पन्नों ने तो मुझे पागल कर दिया है। तुम ही उन्हें देखोगे तो तुम्हारा भी यही हाल हो जाएगा। बाय गॉड, अंदर क्या शानदार नजारा था। उधर से गार्डे ने गहरी सांस ली। जगमोहन होठ सिकोड़े चुप रहा। देवराज चौहान की निगाह जगमोहन पर थी। बोल, गार्डे की पुनः आवाज आई। क्या इरादा है तेरा? बनाता है प्रोग्राम? मेरे को वक्त दे, जगमोहन बोला। कितना? आधा घंटा। तो आधे घंटे बाद फ़ोन करूँ? मैं करूँगा। तेरा नंबर तो आ ही गया है मेरे फ़ोन में। आधे घंटे से देर मत लगाना, मैं तुम्हारे फ़ोन के इंतज़ार में हूँ। जगमोहन ने फ़ोन नंबर बंद किया और देवराज चौहान से कहा, मैंने शिवलाल तोड़े के सामने खुद को विनय बरूटा बताया था और ऐसा करके तुमने गलत किया। तुम्हें विनय बरूटा का नाम लेने की ज़रूरत नहीं थी। उस वक्त यही मन में आया तो कह दिया। अब क्या हुआ है? देवराज चौहान ने पूछा। जगमोहन ने रोशन गार्डे के फ़ोन के बारे में सब कुछ बताया। मतलब कि चेतन नाड़ा तैयार नहीं हुआ, उसका सब इंस्पेक्टर तैयार हो गया है, देवराज चौहान बोला। हाँ, परंतु ये पुलिस वालों की कोई चाल भी हो सकती है हमें फंसाने की। शिवलाल तोड़े को फ़ोन करो। जगमोहन ने तुरंत तोड़े का नंबर मिलाया। बात हो गई। हेलो तोड़े, जगमोहन बोला। मुझे पहचाना? ओह विनय बरूटा, ये तुम ही हो ना? शिवलाल तोड़े की आवाज़ आई। हाँ मैं ही हूँ। इंस्पेक्टर नाड़ा से बात बनी कि नहीं? तो क्या फ़र्क पड़ता है, सब इंस्पेक्टर गार्डे से बात जमा लीजिए। मेरे ख्याल में तो वो ज़्यादा काम आएगा। सब इंस्पेक्टर रोशन गार्डे? जी हाँ, कुछ देर पहले उसने तुम्हारा फ़ोन नंबर भी मुझसे लिया था। वो इस काम के लिए तैयार है। मेरे से बात की थी उसने। तुम्हारे साथ मिलकर काम करने में उसे दिलचस्पी है। वो कुछ देर पहले खजाना देख कर भी आया। मुझे बताइए ये बात।
तभी से वो बेचैन हुआ पड़ा है। कल सुबह 6 बजे से उसकी वहीं पर ड्यूटी है। मेरी मानो तो रोशन गाड़े का काम का पुलिस वाला है। नोटों की भाषा वो जल्दी समझता है। इस मामले में जो गाड़े कर सकता है वो नाड़ा नहीं कर सकता। मैंने उसे तुम्हारी 100 करोड़ वाली बात भी बता दी, जो तुमने मुझे देने को कहा था। लपक लो ये मौका। कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़े को सामने करके नाड़ा मुझे गिरफ्तार करने का चक्कर। राम का नाम लो विनय बरूटा, गाड़े ऐसे कामों में हाथ नहीं डालता। वो सिर्फ वही काम करता है जहाँ से नोट मिले। खामखा का शक मत खाओ। गाड़े ने गिरफ्तारी वाली कोई बात की तो मेरी गर्दन पकड़ लेना। सोच लो, सब इंस्पेक्टर गाड़े को मैं इतना जानता हूँ जितना वो खुद को भी नहीं जानता। उधर से शिवलाल तोड़े ने विश्वास भरे स्वर में कहा, मेरी गारंटी पर रोशन गाड़े का हाथ पकड़ लो। पूरी जान लड़ा देगा इस काम को पूरा करने में। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हें फिर फोन करूंगा। मेरा 100 करोड़ मत भूलना, याद है मुझे। तुमने कहा था कि काम शुरू होने से पहले 2-4 लाख मुझे दे दोगे। अभी मुझे बहुत कुछ सोचना है। मैं तुम्हें फिर फोन करूंगा। जगमोहन ने फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान को शिवलाल तोड़े की बातें बताई। एक बार हमें गाड़े से बात करके देखनी चाहिए, देवराज चौहान बोला। फोन करूँ उसे? हाँ, जगमोहन ने रोशन गाड़े को फोन किया। जुबान के पक्के हो, आधे घंटे के भीतर ही फोन कर दिया। आग दोनों तरफ बराबर लगी है। उधर से गाड़े ने हंसकर कहा, इतनी भी आग नहीं है कि तुम उसे आग कहो। जगमोहन का स्वर शांत था। हमें मिलना चाहिए। मिलो मिलो, मैं तो खुद जल्दी से तुम्हें मिलना चाहता हूँ। इस वक्त कहाँ हो? अभी अभी पुलिस स्टेशन पहुँचा हूँ। नाड़ा वाले पुलिस स्टेशन? वो ही तो अपने वाला पुलिस स्टेशन है। 1 घंटे बाद पुलिस स्टेशन के बाहर ही मिलना, जगमोहन ने कहा। कोई चालाकी मत करना, मेरा खास आदमी तुमसे मिलेगा। और तब मैं भी कहीं रहकर तुम पर नज़र रखूंगा कि तुम कोई गड़बड़ तो नहीं करते। गड़बड़ कैसी? मैं तो हमसे कभी गेम मत खेलना। दोस्तों से मैं शराफत से पेश आता हूँ। जगमोहन का स्वर सख्त हो गया। तुम्हारे आदमी से क्या बात करनी है? तुम मिलते तो जैसा कहा है वैसा करो। तुम मेरी नज़रों में कहीं नहीं थे, अचानक ही बीच में आ गए। मुझे अपनी तसल्ली कर लेने दो कि तुम सही आदमी हो या गलत। ठीक है, 1 घंटे बाद पुलिस स्टेशन से बाहर निकलना। मेरे आदमी से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी, बाकी बातें उसके बाद होंगी। इंस्पेक्टर रोशन गाड़े ज़रूरत से ज़्यादा परेशान था। इस वक्त वो पुलिस स्टेशन में बैठा था और बार बार उसकी निगाह दीवार पर लगी कि घड़ी की तरफ उठ रही थी। 10 से ऊपर का वक्त हो चुका था। जगमोहन का दिया घंटा पूरा होने में 15 मिनट बाकी थी। मन में एक ही बात उछल रही थी कि वो विनय बरूटा से मिलने जा रहा है, जो डकैतियाँ करता है। वो उससे खंडर से मिले खजाने पर डकैती करने को कहेगा। यानी कि अब बात उसके मुंह से निकलकर पराई होने जा रही थी। क्या वो ठीक कर रहा था? क्या विनय बरूटा डकैती कर जाने का हौसला रखता है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इतनी बड़ी दौलत पर हाथ मारा गया तो सरकार चुप नहीं बैठने वाली। पर उसे क्या, वो तो डकैती नहीं करेगा खजाने की, विनय बरूटा करेगा। उसकी वर्दी तो सलामत रहेगी। ऐसे सैकड़ों अंदेशे गाड़े के दिमाग में उछल कूद मचा रहे थे। पता नहीं क्या होगा। कुर्सी पर पहलू बदलता गाड़े बड़बड़ा उठा। दीवार पर लगी घड़ी को देखा। 1 घंटा पूरा होने में 12 मिनट अभी बाकी थे। तभी सब इंस्पेक्टर राम हेगड़े ने भीतर प्रवेश किया और अपनी टेबल संभालता कह उठा, खाली क्यों बैठे हो, कुछ काम कर लो। मेरे पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है, गाड़े ने शांत स्वर में कहा। कल से तुम्हारी ड्यूटी इंस्पेक्टर साहब के साथ खजाने पर लग रही है, राम हेगड़े बोला। तुम्हें कैसे पता? आज दिन में जब इंस्पेक्टर साहब पुलिस स्टेशन आए थे तो मुझे कहा था कि थाने के सारे काम कुछ दिन में देखूंगा। उन्होंने कहा कि रत्नाकर का मामला निपटाकर गाड़े मेरे साथ खंडोरों में ही ड्यूटी देगा। गाड़े ने सर हिला दिया। इंस्पेक्टर साहब तुम्हें मानते हैं, तभी तो तुम्हें अपने आसपास ही रखते हैं। राम हेगड़े मुस्कुराया। वर्दी पहनकर जो भी काम करना है कानून के हक में करना है। गाड़े ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो तो है ही, हम खाकी नौकर है। और उसी पल गाड़े का मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर इंस्पेक्टर नाडा का आया नंबर देखकर बात की। सर, कहाँ हो? पुलिस स्टेशन में सर। क्या पता तुम घर में बैठे हो। और सब इंस्पेक्टर राम हेगड़े मेरे सामने बैठा है सर, बात कराऊं? गाड़े सहज भाव से बोला। रहने दो, मैंने तो तुम्हें इसीलिए फ़ोन किया कि सुबह 6 बजे आओ। मेरे लिए 2 नमकीन पराठे लेते आना। रात भर जागने से सुबह सुबह भूख लग जाती है। उधर से इंस्पेक्टर चेतन नाडा का स्वर कानों में पड़ा। 2 पराठे कहाँ से लाऊं सुबह सुबह? पालेकर से कह देना, वो तो पुलिस स्टेशन के पीछे के कमरे में रहता है, अपना खाना भी वही बनाता है। जी सर, समझ गया। उधर से नाडा ने फ़ोन बंद कर दिया था। गाड़े ने मोबाइल जेब में रखते दीवार की घड़ी पर वक्त देखा। अभी 5 मिनट बाकी थे। क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? सब इंस्पेक्टर राम हेगड़े ने पूछा। सुबह 2 पराठे ले आने को कहा, पालेकर बना देगा। पालेकर की ड्यूटी कहाँ पर है? वो गश्त पर रहता है रात को, पर 3 बजे आकर सो जाता है। जब पालेकर आए तो बताना। गाड़े उठते हुए बोला, मैं जरा बाहर टहल कर आऊँ, शायद पेट ठीक हो जाए। सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। सड़क पर था पुलिस स्टेशन। सामने वाहन आ जा रहे थे। हेडलाइटों की रोशनी उस पर बार बार पड़ने लगी, परंतु गाड़े की नज़रें तो विनय बरूटा को तलाश कर रही थी, जिसे वो पहचानता नहीं था। वही खड़ा इधर उधर देखता रहा। 2 मिनट बीत गए कि फ़ोन बजने लगा। हेलो, गाड़े ने मोबाइल निकालकर बात की। तो तुम ही हो जो अभी अभी थाने से बाहर निकले हो? जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। ओह विनय बरूटा, तुम्हारे पास पुलिस कार या कोई मोटरसाइकिल है? उधर से जगमोहन ने कहा। पल्सर है मोटरसाइकिल। ठीक है, मोटरसाइकिल पर क्रॉस रिवर की तरफ बढ़ो, पर याद रखो हर पल अब से मेरे लोगों की नज़र तुम पर है। अगर तुम कोई खेल खेल रहे हो मेरे साथ तो तुम
बचोगे नहीं। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा। फिर तो बढ़िया है। अब मोटरसाइकिल लेकर क्रॉस रिवर मॉल की तरफ जाना शुरू कर दो। गार्डे ने मोबाइल जेब में रखा और वापस पुलिस स्टेशन में आकर अपनी पीली पल्सर उठाई और चल पड़ा। चंद पलों में ही उसकी पल्सर मोटरसाइकिल मध्यम गति से सड़क पर जा रही थी। अन्य वाहनों की हेडलाइटें की रोशनी उसके जिस्म पर पड़ी खाकी वर्दी चमक रही थी, परंतु गार्डे कुछ तनाव में था कि पता नहीं वो जो करने जा रहा है वो ठीक है या नहीं। इसका अंजाम क्या होगा? ऐसी बड़ी गड़बड़ का तो कभी सोचा भी नहीं था, परंतु रह रहकर वो मन को हौसला दे रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 15 मिनट बाद वो क्रॉस रिवर मॉल पर जा पहुंचा था। 30 मिनट होने को आ रहे थे। सब इंस्पेक्टर रोशन गार्डे को क्रॉस रिवर मॉल की पार्किंग में खड़े पल्सर को एक तरफ खड़ा कर रखा था। रात के वक्त मॉल पर तगड़ी रौनक थी। लोगों का आना जाना बराबर लगा हुआ था। सामने ही आइसक्रीम पार्लर था, जहां बच्चों और औरतों की भीड़ आ जा रही थी। हर कोई आइसक्रीम खाता दिख रहा था। गार्डे मन ही मन झल्लाहट में था कि विनय बरोटा उससे मिलने को इतनी देर क्यों। तभी मोबाइल बज उठा गार्डे का। हेलो, गार्डे ने फ़ोन निकालकर बात की। मैंने जान लिया है कि तुम अकेले हो। और जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं अकेला हूँ, कोई गड़बड़ नहीं हो रही। आइसक्रीम पार्लर के पास बेंच पड़े हैं, एक खाली बेंच पर बैठ जाओ। मेरा आदमी तुम्हारे पास आ रहा है। मैं वहाँ नहीं बैठ सकता, गार्डे ने कहा। वर्दी में इस तरह बैठकर किसी से बात करूँगा तो ठीक नहीं होगा। वर्दी का रौब भी रखना पड़ता है। उधर तगड़ी रोशनी है, कोई पहचान का पुलिस वाला भी मिल सकता है। 2 पल की खामोशी के बाद जगमोहन की आवाज़ पुनः आई। ठीक है, जहाँ हो वहीं रहो। इसके साथ ही फ़ोन बंद हो गया। गार्डे ने फ़ोन जेब में रखा और गंभीर निगाहों से आसपास देखा। पार्किंग में लोग आ जा रहे थे, परंतु हर कोई अपने में व्यस्त दिखा। उस पर किसी की नज़र नहीं थी। 2-3 मिनट बीते कि पार्किंग के प्रवेश गेट की तरफ से कोई आता दिखा। सतर्क हो गया गार्डे की कहीं वो विनय बरूटा का साथी तो नहीं। अभी वो 30-40 कदम दूरी पर था और इसी तरफ आ रहा था। कुछ पल और बीते कि गार्डे को भरोसा हो गया कि वो उसके पास ही आ रहा है। गार्डे का दिल धड़क उठा। मन में एक ही बात आई कि खजाने की डकैती की तैयारी शुरू होने जा रही है। आने वाला ठीक उनसे 3 कदमों की दूरी पर आकर रुक गया। वो देवराज चौहान था। वहाँ आइसक्रीम पार्लर की तरफ से आ रही बेहद मध्यम सी रोशनी में दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सब इंस्पेक्टर रोशन गार्डे, देवराज चौहान बोला। हाँ, तुम्हें विनय बरूटा ने भेजा है? गार्डे ने गंभीर स्वर में पूछा। यही समझो। वो खुद क्यों नहीं आया? हमें काम की बात करनी चाहिए। विनय बरूटा यहाँ होता तो ठीक से काम की बात भी हो जाती। अब तुमसे हमारे बीच एक गलतफहमी है, उसे दूर करके हमें बात करनी होगी। देवराज चौहान बोला। कैसी गलतफहमी? ये मामला विनय बरूटा का नहीं है।
विनय बरूटा हम में से कोई नहीं है। मेरे दोस्त ने मजाक में शिवलाल तोड़े को अपना नाम विनय बरूटा बता दिया था। ये उसकी बेवकूफ़ी थी। अब कभी भी वो ऐसा नहीं करेगा। उसका नाम जगमोहन है और मेरा नाम देवराज चौहान है। पुलिस वाले मुझे डकैती मास्टर के नाम से जानते हैं। रोशन गाड़े को जोर का झटका लगा। कई पल तो वो आंखें फाड़े उसे देखता रह गया। क्या कहा तुमने? तुम डकैती मास्टर देवराज चौहान हो? हाँ, देवराज चौहान बेहद शांत था। सच में? हाँ, जो हमारे बीच गलतफहमी थी वो मैंने दूर कर दी है। तो तुम जरा उधर रोशनी में चलो, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। अभी तक हवा खुश्क थी गाड़ी की। मुझे पहचानते हो? नहीं, तो मेरा चेहरा देखने का क्या फ़ायदा? देवराज चौहान ने कहा। पुलिस स्टेशन में वांटेड लोगों की लिस्ट में डकैती मास्टर देवराज चौहान की भी तस्वीर है। अब तुम्हारा चेहरा देखकर पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर में तुम्हारी तस्वीर देखूंगा, ताकि मुझे तसल्ली रहे कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो डकैती मास्टर देवराज चौहान ही है। मेरे साथ कहीं कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही? लाइट में चलो। देवराज चौहान और गाड़े आइसक्रीम पार्लर की रोशनी की तरफ बढ़ गए। रोशन गाड़े जबरदस्त उलझन का शिकार हो चुका था। वो तो खुद ही देवराज चौहान की तलाश में था कि अब विनय बरूटा के नाम की आड़ में देवराज चौहान सामने आ गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था। आइसक्रीम पार्लर की रोशनी में पहुंचकर गाड़े ने देवराज चौहान को गहरी निगाहों से देखा। देवराज चौहान शांत था। तुम सच में डकैती मास्टर देवराज चौहान हो? धीमे स्वर था गाड़े का। हाँ, मुझे कैसे भरोसा हो कि तुम देवराज चौहान हो? पुलिस स्टेशन में मौजूद कंप्यूटर में दर्ज वांटेड लिस्ट में मेरी तस्वीर जरूर होगी। तुम्हें एतराज़ तो नहीं कि अगर मैं बातचीत से पहले वो लिस्ट देखना चाहूँ? कोई एतराज़ नहीं, अगर तुम कोई चालबाजी नहीं करते तो। कैसी चालबाजी? हमें गिरफ्तार करने की चालबाजी। पागल मत बनो। अगर तुम वास्तव में देवराज चौहान हो तो हमारी दोस्ती पक्की होने वाली है। अगर देवराज चौहान नहीं निकले तो तुम्हारी खैर नहीं। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैंने पहले ही देवराज चौहान को तलाश करने की चेष्टा की थी, लेकिन तभी जाना कि विनय बरूटा इस मामले में दिलचस्पी ले रहा है तो वक्त की कमी को देखते हुए विनय बरूटा के साथ ही ये काम करने की सोच लिया। और अब विनय बरूटा से मिलते मिलते देवराज चौहान सामने आकर खड़ा हो गया तो मेरा दिमाग खराब होना ही है। शक तो उठना ही है, गाड़े ने परेशान स्वर में कहा। अपने शक के दूर कर लो। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। अगर तुम सच में देवराज चौहान हो तो कहाँ मिलोगे? अभी पुलिस स्टेशन के बाहर ही मिलूंगा। पक्का? देवराज चौहान ने सर हिला दिया। मेरे पीछे पीछे आ रहे हो या? तुम चलो और हमें अपने पीछे ही समझो। हमें मतलब वो जगमोहन जो मेरे से फ़ोन पर बात करता था, गाड़े बोला। हाँ, वही। रोशन गाड़े स्टैंड पर लगी पल्सर की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान के देखते ही देखते उसने पल्सर स्टार्ट की और आस पास से निकलता बोला, पीछे पीछे आ जाओ। उसी पार्किंग के कोने में अंधेरे में शिवलाल तोड़े मौजूद था और सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े को देवराज चौहान के साथ मिलते देख रहा था। जब वे दोनों जुदा हो गए और गाड़े चला गया, फिर उसने देवराज चौहान को भी पैदल ही पार्किंग से बाहर की तरफ जाते देखा तो तोड़े ने फौरन मोबाइल निकाला और नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगा लिया।
दूसरी तरफ बेल जाने लगी। फिर आवाज़ कानों में पड़ी, बोल तोड़े। सब इंस्पेक्टर गार्डे क्रॉस रिवर मॉल में किसी से मिला है, तोड़े बोला और फासला रखकर देवराज चौहान के पीछे चल पड़ा था। किससे मिला? मैं उसे नहीं जानता, पर देखते ही पहचान लूँगा। उसकी फ़ोटो खींच के मुझे दिखा। फ़ोटो? वो कैसे? मोबाइल का ज़माना है, हर फ़ोन में कैमरा होता है। मौका देखकर 5-7 तस्वीरें ले ले, उनमें से एक तो साफ आएगी। ठीक है, अब क्या पोजीशन है? 5-7 मिनट ही वो मिले, फिर गार्डे मोटरसाइकिल पर चला गया। मैं उसके पीछे हूँ जिससे वो मिला। ठीक है, उसका पता ठिकाना जान ले। तस्वीर उतार के मुझे दिखा, पूरा रिपोर्ट मुझे देते रहना। बढ़िया। तोड़े देवराज चौहान के पीछे पार्किंग से बाहर आ गया था और एक कार की तरफ बढ़ते देखा देवराज चौहान को तो फ़ोन पर कहा, फ़ोन बंद करता हूँ, वो अपनी कार में बैठने जा रहा है। शायद कार में एक और भी है जो कि स्टीयरिंग सीट पर बैठा है। मेरा स्कूटर पास ही है, मुझे उसके पीछे जाना है। बाकी बात फिर बताऊंगा। सब इंस्पेक्टर रोशन गार्डे 10 मिनट में ही पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया था। वो बहुत बेचैन दिख रहा था। उसकी निगाह आसपास घूमी। देवराज चौहान की तलाश में कि फ़ोन बजा। हेलो, गार्डे ने जल्दी से फ़ोन निकाल कर बात की। तसल्ली हो गई तुम्हारी? देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ी। बाय गॉड, तुम तो सच में डकैती मास्टर देवराज चौहान हो। तभी एक कार पास आकर रुकी। कार में आ जाओ। फ़ोन द्वारा गार्डे के कानों में देवराज चौहान की आवाज़ पड़ी। ये तुम हो? हाँ, अभी लो। कहने के साथ ही गार्डे ने फ़ोन जेब में रखा और आगे बढ़कर कार के पास पहुंचा। तभी कार का पिछला दरवाज़ा खुला। गार्डे कार में प्रवेश कर गया। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। गार्डे ने अपने साथ देवराज चौहान को बैठे पाया तो मुस्कुरा कर बोला, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं देवराज चौहान के साथ डकैत बैठा हूँ। कसम ले लो, तब मैंने तुम्हें ही याद किया था जब खंडहरों में मिली दौलत पर हाथ मारने की सोची। अपने आदमी बंसीलाल को तुम्हारी तलाश पर भी लगा लिया था, लेकिन तुम्हें ढूंढना कहाँ आसान है। तभी विनय बरूटा का नाम सामने आया तो मैंने उसे ही इस काम में ले लेने की सोच ली। इतना वक्त ही कहा था कि तुम्हारी कोई खबर ढूंढ पाता, और अब तो तुम खुद ही मेरे सामने आ गए। भगवान से कुछ और तब मांगा होता तो वो भी मिल जाता। तुम जैसा काबिल डकैती मास्टर दूसरा नहीं है। ये काम तुम ही कर सकते हो। अब मैं खुश हूँ कि यह काम सही बंदे के हाथों में है। कंप्यूटर में तुम्हारी बहुत पुरानी तस्वीर दर्ज है, सालों पुरानी, परंतु उस तस्वीर द्वारा तुम्हें पहचानने में मुझे कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि तुम्हें ताज़ा ताज़ा देखकर कंप्यूटर की तस्वीर देखी। सच में हैरान हूँ कि तुम अचानक मेरे सामने आ गए। खुश हो? कार ड्राइव करते जगमोहन बोला, बहुत। मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। तुम जगमोहन हो ना, है ना? हाँ, तुम ही शिवलाल तोड़े से मिले थे। गार्डे बहुत खुश दिख रहा था। हाँ, तुमने भी कमाल कर दिया। खुद को विनय बरूटा बता डाला। मैं तो तब चक्कर में पड़ गया था कि देवराज चौहान ने मुझे बताया कि वो डकैती मास्टर देवराज चौहान है। गार्डे कह रहा था तब 2 पल के लिए तो मुझे लगा कि जैसे कोई मुझे फंसाने जा रहा है।
आजकल कोई भरोसा नहीं कि कब कोई शिकायत कर दे। वर्दी पहनकर गड़बड़ करेगा तो शिकायत होंगी ही। भाई जगमोहन, वर्दी की आड़ में सब कुछ करना पड़ता है। जब तक ये वर्दी जिस्म पर है तभी तक की अकड़ है, उसके बाद तो कोई पूछेगा भी नहीं। वर्दी के होते जितना माल इकट्ठा हो जाए वो भी कम है। क्या सभी वर्दी के आदमी ऐसा करते हैं? जगमोहन बोला। सब कहा। कई तो बेवकूफ़ होते हैं जो कि रिश्वत का पैसा लेना हराम समझते हैं। 10,000 भी रिश्वत के आ जाए तो हाथ पांव कांपने लगते हैं उनके। 2-4 ही मेरे जैसे होते हैं जो नोट बना लेते हैं वर्दी के होते हुए। मुस्कुरा रहा था गाड़े। तो अब मोटे माल पर हाथ मारने की तैयारी में हो? देवराज चौहान की मेहरबानी रही तो। गाड़े ने कार के भीतर के अंधेरे में देवराज चौहान पर निगाह मारी। काम की बात शुरू करें? देवराज चौहान ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रोशन गाड़े तुरंत सर हिलाकर बोला। वहाँ के सारे हालत बताओ के। बाय गॉड देवराज चौहान, रोशन गाड़े आंखें फैलाकर कह उठा। मैंने शाम को ही खजाना देखा है। खजाना क्या, उसका थोड़ा सा हिस्सा ही था। क्या हीरे पन्ने चमक रहे थे। आंखें रह रह कर बंद हो रही थी। बेश कीमती माल है वो। पुराने हीरे पन्ने और जवाहरात है। पुराना सोना है, एकदम खालिश। मैं तो पागल, ये काम की बात नहीं है। गाड़े ठिठका, संभला, फिर बोला। तो क्या काम की बात है? तुमने क्या सोचा कि हम वहाँ कैसे सफल हो सकते हैं? रोशन गाड़े खामोश हो गया। तुम उस जगह के बारे में ज़्यादा जानते हो, मैं वहाँ पास में नहीं जा सका। तुम बता सकते हो कि कैसे? अब क्या बताऊँ तुम्हें? क्यों? मैं नहीं सोच सकता कि तुम ये वहाँ डकैती कैसे करोगे। ये मेरा काम नहीं है। गाड़े एकाएक बेचैन हो उठा। मैंने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया। छोटे मोटे कामों में रिश्वतें ही लेता रहा हूँ। ये तो तुम्हें ही सोचना होगा। मतलब कि तुम कोई योजना बनाने के काबिल नहीं हो? देवराज चौहान बोला। नहीं, गाड़े ने सर हिलाया। ये मेरा काम नहीं है। तुम्हें तो योजना बनानी आती होगी कि कैसा काम होगा। वहाँ के हालातों को जाने बिना योजना नहीं बनाई जा सकती। वहाँ का सब कुछ तो मैं तुम्हें बता दूंगा। बताओ। वहाँ 150 पुलिस वाले हर वक्त पहरा देते हैं। पुलिस वालों की 12-12 घंटों की ड्यूटी होती है। रात भर पहरा दे रहे 150 पुलिस वालों की जगह सुबह 6 बजे नए पुलिस वाले आकर ले लेते हैं। इसी तरह शाम को 6 बजे पहले 150 पुलिस वाले गाड़ियों में भरकर फिर आते हैं और अपनी जगह संभल लेते हैं। उन सब पुलिस वालों से इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा काम ले रहा है। वो जगह नाड़ा के कंट्रोल में है, परंतु कल सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी भी वही लग रही है। तब नाड़ा के बरोबर तो नहीं, पर मेरी वहाँ काफ़ी चलेगी। वो 150 पुलिस वाले सख्ती से वहाँ पहरा दे रहे हैं, देवराज चौहान ने कहा। वो किसी की खंडरों की तरफ नहीं जाने देते। खंडरों के आसपास पूरे जंगलों में उन्होंने चौकस घेरा डाल रखा है। गाड़े ने सर हिलाया। और खंडहरों के भीतर क्या हाल है, मुझे सब बताओ। वहाँ नीचे जाने के लिए 1.5 फुट की 9 सीढ़ियाँ है।
यानी कि 13.5 फुट गहरा जाना होता है। सीढ़ियाँ उतरते ही दाईं तरफ कमरों की कतार शुरू हो जाती है। ये वही कमरे हैं जिनमें खजाना भरा पड़ा मिला है। वो कमरे सामान्य कमरों से कुछ बड़े और पता चला है कि आखिर के 3 कमरों में और भी बड़े हैं और उनमें ज़्यादा दौलत भरी पड़ी है अन्य कमरों की अपेक्षा। सीढ़ियों से उतरकर कमरे के सामने से होते सीधे आगे बढ़ते जाओ तो कमरों की समाप्ति पर काफ़ी बड़ा हॉल है जहाँ मोटे मोटे पिलर खड़े हैं। वहाँ प्लास्टिक की तिरपाल बिछाकर खजाने को वहाँ डाले हीरे पन्ने और जेवरात सोने को अलग अलग करके पेटियों में बंद किया जा रहा है। जैसे कि एक पेटी में हीरे तो दूसरे में पन्ने, तीसरी में जेवरात तो चौथी में सोना। और उन पेटियों पर लिखा भी जा रहा है कि वो हीरो की पेटी है या पन्नों की। सारा काम बहुत ढंग से कर रहे हैं सरकारी लोग। अभी सिर्फ 2 कमरों की ही दौलत को पेटियों में पैक किया जा सका है। कल सुबह तीसरे कमरे की दौलत को उस हॉल में ले जाया जाएगा और उसे पैक करने का काम शुरू होगा। मेरे ख्याल में वो पेटियों को सरकारी खजाने तक ले जाने में 15 दिन का वक्त और लगेगा। अगर सरकार पहले ही थोड़ा थोड़ा करके पैक पेटियों को ले जाने लगे तो जुदा बात है। 2 कमरों की दौलत को करीब 500 पेटियों में पैक किया गया है। ऐसे में सब कमरों से मिली दौलत को वहाँ पेटियों में बंद करके रखा रहने दिया तो वो जगह भर जाएगी। तो तुम्हारा ख्याल है कि सरकार तैयार हो चुकी पेटियों को थोड़ा थोड़ा करके खजाने तक पहुँचाने लगेगी? समझदारी तो इसी में है। वो पेटियाँ कितनी बड़ी है? 1.5 फुट चौड़ी, 2 फुट ऊंची। एक बड़े ट्रक में वैसी कितनी पेटियाँ आ सकती है? देवराज चौहान ने पूछा। रोशनगाड़े ने चंद पल सोचकर कहा, मेरे ख्याल में 1000 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1200। मतलब कि 4 कमरों की दौलत एक बड़े ट्रक में आ सकती है। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। हाँ, पर तुम क्या सोच रहे हो? मैं कुछ नहीं सोच रहा। अभी जो इन बातों को अपने दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा कर कस लिया। भीतर की सुरक्षा इंतजामों के बारे में बताओ। बाहर की तरह भीतर भी सुरक्षा का इंतजाम तगड़ा है, रोशनगाड़े ने गंभीर स्वर में कहा। खंडहरों में जहाँ से नीचे उतरना है वहाँ 3 पुलिस वाले इधर उधर डटे पहरा देते हैं और 2 पुलिस वाले भीतर जाने के रास्ते के मुहाने पर खड़े हैं। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को भीतर जाने देते हैं जिनके बारे में इंस्पेक्टर चेतन नाडा ने उन्हें कह रखा है। नाडा ने वहाँ तगड़ा इंतजाम कर रखा है। इस बार वो बहुत ही सख्ती से अपने कामों में पेश आ रहा है। भीतर सीढ़ियाँ उतरने के बाद उस हॉल तक जाने के रास्ते के बीच करीब 10 हथियारबंद पुलिस वाले यहाँ वहाँ खड़े रहते हैं। उनके सामने ही वो 9 खजाने से भरे कमरे हैं। जिन 2 कमरों का खजाना निकाल लिया गया है उन कमरों के दरवाजे खुले हैं, परंतु बाकियों के दरवाजे पर नए ताले लगे हैं। एक दरवाजे की कुंडी ताला तोड़ने के दौरान टूट गई होगी, वहाँ पर नई कुंडी लगा दी गई है। इसके अलावा वहाँ पर और आगे के उस हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कि वहाँ मौजूद लोगों की हरकतों को नोट किया जाए कि किसी ने हीरे पन्ने या जवेरात चुरा तो नहीं लिए।
मैंने अभी देखा नहीं कि कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, और भीतर का कोई भी आदमी बाहर जाएगा तो पुलिस वाले उसकी भरपूर तलाशी लेंगे। जरूरत पड़ने पर कपड़े भी उतरवाए जा सकते हैं। अगर कोई पुलिस वाला बाहर जाता है तो उसकी तलाशी पुलिस वाले लेंगे। इस तलाशी में इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा भी नहीं बचा है। वो भी जब बाहर जाता है तो बाहरी प्रवेश द्वार पर खड़े पुलिस वाले उसकी तलाशी लेते हैं। कहकर गार्ड चुप हो गया। तो दोस्तों, ये थी यहाँ तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।